हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज टेस्ट नंबर 6 करेंगे यूपी पीसीएस आरओ के लिए। अब तो डेट भी आ गई है, आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है, 11 फरवरी 2024 को। ठीक है। और इस बार कमीशन यूपी पीसीएस भी करा रहा है, मार्च में ही करा दे रहा है ना। 24 मार्च को डेट आई है अभी तक तो फ़िलहाल। तो अब बहुत लिमिटेड समय है, आप इस समय को बिल्कुल अच्छे से यूज कीजिए और कम से कम 9 से 10 घंटा टेबल कुर्सी पे बैठिए। ठीक है, करते हैं फिर टेस्ट नंबर 6 को। पुराने टेस्ट प्लेलिस्ट पे पड़े हैं, 5 टेस्ट पहले हो गए थे, आज छठवां करेंगे। देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है मापुतो की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। ये बे ऑफ मापुतो पूछ रहे हैं। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है और मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे मैप इंसर्ट कर दे रहा हूँ, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में, तो वो भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे इंटेल कर दे रहा हूँ। देखिए आपने एक कंट्री के बारे में पढ़ा होगा, मोजाम्बिक। ठीक है, इसकी स्थिति आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन में, ठीक। मोजाम्बिक जो कंट्री है, इसी की कैपिटल है मापुतो। चूँकि इसकी स्थिति आप देखेंगे तो कोस्टल पे है, तो इस वजह से इसको पोर्ट सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह शहर है। और इसका नाम जो मापुतो पड़ा है वो एक पुर्तगीज़ ट्रैवलर के नाम पे पड़ा है। और हिंद महासागर में, चूँकि मोजाम्बिक जब हिंद महासागर में है तो मापुतो भी हिंद महासागर में होगा। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो लिखा है हिंद महासागर का द्वार इसे बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना। और बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसका आंसर आपको मिल ही गया, इंडियन ओशियन में। मापुतो की खाड़ी कहाँ पे है? इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल हैं। हम लोग देखिए यहाँ पे इस तरीके के तमाम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे अफ्रीका माइनर भी आ गया है। जैसे ये तीसरा क्वेश्चन जो लिखा है इसमें हॉर्न प्लेटू के बारे में पूछा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हॉर्न पठार दिख रहा है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 कंट्री इंक्लूडेड हैं। देखिए पहली कंट्री है मोरक्को, दूसरी कंट्री अल्जीरिया, तीसरी कंट्री है ट्यूनीसिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए ऐसे याद होने वाला नहीं है, आप इसको मैप मैप उठाइए। ठीक है, मैप पे देखिए तो आपको क्लियर होगा। बाकी मेरे पास समय रहेगा तो मैं मैप तो इंसर्ट करूँगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये भी देख लीजिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें कितनी कंट्री आती हैं? इसमें 4 कंट्री आती हैं। पहली कंट्री कौन सी है? इथोपिया है ना। दूसरी कंट्री बताइए जल्दी से। दूसरी कंट्री सोमालिया है, ये सोमालिया होगी। तीसरी कंट्री है डिजीबुती, है ना, डिजीबुती। और चौथी कंट्री है इरिट्रिया। ये 4 कंट्रियों से बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका समझते हैं ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब एक जियोग्राफिकल रीजन है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा प्रायद्वीप है, ये पेनिनसुला है। क्योंकि इसका शेप जो है वो सींग की तरह है। ठीक है, सींग के आकार का है, इस वजह से उसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। बाकी 4 कंट्री याद रखना। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन बताएं। हॉर्न का जो पठार है वो कनाडा में अवस्थित है, ये पहला फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, ये बात सही लिखी है। क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये बात भी सही लिखी है। यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें रिकॉल कर ले रहे हैं एक बार। एरिया वाइज जो कंट्री हैं उनको जल्दी से देख ले रहे हैं। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रसिया है, फिर कनाडा है। ठीक है, इसके बाद चाइना है, इसके बाद बताइए यूएसए है, इसके बाद ब्राज़ील है। यही है ना ऑर्डर। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इसके बाद इंडिया का नंबर आता है ना। इंडिया 7वें नंबर पर है, एरिया वाइज 7वें नंबर पर है। और इंडिया के बाद फिर अर्जेंटीना है। यही ऑर्डर पड़ते हैं। चलिए ये बातें तो हो गई क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा बड़ा देश है। बाकी इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। ये हॉर्न पठार है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ विशेषताएं होंगी, तो ये भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए आप यहाँ पे मैं मैप इंसर्ट कर रहा हूँ तो उसको देखिए। इसकी खास बात है, ये फेमस है, ये जाना जाता है फॉसिल रिजर्व के लिए। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च होती रहती है, फॉसिल्स यहाँ पे इनका उत्खनन वगैरह होता रहता है, इस वजह से ये न्यूज़ में बना रहता है। ठीक है, हॉर्न का प्लेटू। तो पहली विशेषता आपको याद रखना है, फॉसिल रिजर्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और दूसरा याद आपको रखना है, अगर पूछा जाए कि दुनिया का ऐसा कौन सा प्लेटू है जहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल यूनिक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना, हॉर्न पठार एक यूनिक इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए 2-3 बातें बहुत हैं, तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखें चौथा क्वेश्चन, वही बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह बताएं। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। अब स्थिति कहाँ पे है? ये इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद ये 23.5 क्या है? ये नॉर्थ है। 23.5 नॉर्थ क्या है? ये कर्क रेखा है। और 23.5 साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। अब इस लाइन पे कौन कौन सी कंट्री लाई कर रही हैं ये आपको बताना है। वैसे तो सारी कंट्री ही याद होना चाहिए, कर्क रेखा पे कौन सी लाई करती हैं, इक्वेटर पे कौन सी करती हैं, और मकर रेखा पे कौन सी करती हैं। तो इसके लिए मैं फिर से कहूँगा कि मैप खोलिए। ठीक है, बाकी बाकी जो मैं मैप लगा रहा हूँ उसको भी देख लीजिए पॉज करके। सबसे पहले तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे आ जाइए। टोटल 4 कंट्री ऐसी हैं जहाँ से मकर रेखा क्रॉस करती है। पहली कंट्री है ब्राज़ील, दूसरी कंट्री है पराग्वे,
तीसरी कंट्री है अर्जेंटीना और चौथी कंट्री है चिली। ठीक है, चिली। तो ये तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हो गई थी। आप इसके आगे आइए, ईस्ट की तरफ आइए तो फिर अटलांटिक ओशियन आ जाएगा। अटलांटिक ओशियन से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में घुस जाइए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पहली कंट्री आ जाएगी टोंगा। ठीक है, फिर बोत्सवाना। तो ये सारी कंट्री आप एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे मैप लगा रहा हूँ। और बहुत बेसिक सा फैक्ट जो है ये हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ से मकर रेखा बीचों बीच से निकलती है ना। तो एक ऑप्शन जो दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये तो रहेगा। ब्राज़ील देख ही लिया, टोंगा भी देख लिया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो गया। जैसे कुछ कुछ बातें याद रखा कीजिए मकर रेखा के बारे में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर है तो यहाँ पे पराग्वे और उरुग्वे दोनों कंट्री हैं। तो पराग्वे से तो क्रॉस करती है, उरुग्वे से नहीं करती है। ये मतलब जनरल फैक्ट है, ये आना चाहिए। तो उरुग्वे देख के ही इसको रिजेक्ट कर दीजिए, पेरू को रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, सोमालिया की लोकेशन बहुत ऊपर है, अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपने देखा, तो सोमालिया को कट कर दीजिए। यानी रिजेक्शन से भी आप इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए 5वां क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? इस कॉन्टिनेंट का नाम है साउथ अमेरिका। ठीक है, किस वजह से इसको बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज़ बहुत है ना, बर्ड्स की स्पीसीज़ बहुत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है। चलिए 6वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? ये आर्कटिक डेजर्ट जो है इसे बोला जाता है टैगा होगा या फिर टुंड्रा होगा? टुंड्रा होगा। ठीक है, किस वजह से बोला जा रहा है इसको मरुस्थल? इसको मरुस्थल इसलिए बोल रहे हैं, मरुस्थल की उपाधि इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये बायोम तो है। ठीक है, बायोम है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बायोडाइवर्सिटी है नहीं, बहुत कम है, बायोडाइवर्सिटी है ही नहीं। या फिर जो भी मिलेगा आपको वो बहुत निम्न स्तर का मिलेगा, लोवेस्ट लेवल ऑफ आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, बायोमास दिखेगा। बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो फिर बायोमास कहाँ होगा? और आपको टुंड्रा बायो में जो भी फ्लोरल या फिर फोनल कम्युनिटी आपको दिखेंगी, ये बहुत कठिन परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव करती है ना। ये सब समझते हैं ये किस वजह से कठिन परिस्थिति में सर्वाइव कर रही है अपने आप को? टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इतना डाउन है वहाँ पे, और बहुत कम टेम्परेचर बायोडाइवर्सिटी के लिए अनुकूल नहीं होता। क्लियर है? चलिए 7वां क्वेश्चन देखें। 7वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? सबसे पहले तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलते हैं। गेटवे ऑफ इन्वेजन बोला जाता है खैबर दर्रे को, है ना। गेटवे ऑफ इन्वेजन बोला जाता था क्योंकि यहीं से एंट्री करते थे ये लोग। यहाँ से आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, महमूद गजनबी यहीं से आया था, मोहम्मद गौरी यहीं से आया था, ये जो मंगोल थे ये भी सब यहीं से आते थे। और फिर 1834 में रंजीत सिंह ने इस खैबर दर्रे को कैप्चर भी किया था, है ना। और एक समय पे बहुत ट्रेड भी हुआ करती थी इस रास्ते से, मिडिल ईस्ट से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ से ट्रेड भी हुआ करती थी। देखिए ये जो दर्रा है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर और अफगानिस्तान का एक शहर है काबुल। ये जनरल फैक्ट है। बाकी पूछा जा सकता है कि खैबर दर्रा जो है, चूँकि पासेज जो होते हैं, दर्रे जो होते हैं, पहाड़ों के बीच का एक रास्ता ही तो होता है ना, कटा हुआ एक रास्ता होता है पहाड़ों के बीच का। जैसे एक माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है और बीच में एक कट लगा है, तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं दूसरी तरफ, यही पास होता है। तो ये माउंटेन सीरीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो माउंटेन सीरीज तो चूँकि बहुत बड़ी सीरीज होती है, ये नंबर ऑफ माउंटेन्स होते हैं, तो सीरीज हिंदू कोश है। अगर इस सीरीज में पहाड़ का ही नाम पूछ ले कि कौन सा वो पहाड़ है, तो उस माउंटेन का नाम है सफ़ेद कोह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतना क्लियर है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे निकटतम कौन है खैबर दर्रे के, तो यहाँ पे देखिए पेशावर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा ना। 8वां क्वेश्चन देखें। कथन कारण का क्वेश्चन है, ब्लैक होल के बारे में पूछा है। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। कैसे देखोगे भाई, है ना, दूरबीन से कैसे देखोगे जब कोई भी लाइट यहाँ से पास ही नहीं हो सकती है ना। तो ये बात तो गलत लिखी है। कारण में लिखा है ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। ठीक है, यही सब रीज़न है, तो ये दूसरी बात सही है, कारण सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए 9वां क्वेश्चन। भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर द्वारा किया गया था। और दूसरा यहाँ पे है वाक्य, ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे इंग्लिश टर्म्स लिख दे रहा हूँ, तब क्लियर होगा थोड़ा। देखिए बहुत डिटेल में नहीं जाना है, 2-3 बेसिक बातें जो हैं इसकी वो सीख लेते हैं। देखिए ये जो संकल्पना है, ये बेसिकली नेचर और ह्यूमन में एक रिलेशन बताती है। ठीक है, ये बोलती है, ये थ्योरी बताती है कि नेचर और ह्यूमन दोनों ही मतलब एक तरह से श्रेष्ठ है, मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब मानव के बिना प्रकृति नहीं चल सकती है और प्रकृति के बिना मानव अस्तित्व में नहीं है। ये चीज़ें, ये सारी बातें जो हैं ये थ्योरी बोलती है। न्यू से पहले केवल और केवल डिटर्मिनिज्म थ्योरी हुआ करती थी और इसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण है, ठीक है, और मनुष्य प्रकृति का दास है, ऐसी बातें थी। यानी हम लोग को क्या समझ में आया, सिर्फ अगर डिटर्मिनिज्म थ्योरी की बात है तो यहाँ पे नेचर को सुप्रीम बताया गया था। ठीक है, नेचर को सुप्रीम बताया गया था। लेकिन ये जो न्यू डिटर्मिनिज्म थ्योरी है, इसमें नेचर और, ये पेन नहीं चल रहा मेरा, नेचर और ह्यूमन दोनों को आपस में पूरक बताया गया है, सप्लीमेंट एक दूसरे का बताया गया है कि नेचर ह्यूमन पर डिपेंड है और ह्यूमन जो है वो नेचर पर डिपेंड है। और ये चीज़ आज आप लोग देख भी रहे हैं, है ना।
हम और आप ये नहीं कह सकते हैं आज की डेट में कि नेचर जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल रखती है ह्यूमंस पर। ऐसा नहीं है, अब तो उल्टा हो रहा है ना। ह्यूमंस में इतनी कैपेबिलिटी है आज की डेट में कि वो कुछ हद तक इन्वायरमेंट में भी चेंजेस ला भी चुका है और ला रहा है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देखते हैं, ये किसके द्वारा किया गया? ये ह्यूमंस के द्वारा ही तो किया गया। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कुछ हद तक नेचर पर जो कंट्रोल है वो ह्यूमंस का है। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से इस थ्योरी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू डिटर्मिनिज्म थ्योरी में और केवल डिटर्मिनिज्म थ्योरी में समझ में आया ना फर्क। और ये जो दूसरी बात लिखी है, ली का नाम थ्योरी ऑफ माइग्रेशन से संबंधित है। तो ये तो फैक्ट है यार, ली तो ठीक है, हम सीख लिए कि थ्योरी ऑफ माइग्रेशन जो है वो ली के द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी। ये तो फैक्चुअल बात होगी। बाकी इसमें जो है क्या, इसमें थ्योरी ऑफ माइग्रेशन में क्या है, तो एक एक दो बात इसमें भी सीख लेते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जब कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, माइग्रेट करने की सोचता है, तो ड्यूरिंग माइग्रेशन उसके माइंड में क्या क्या बातें आती हैं, वो क्या क्या डिसीजन लेता है, उसके पीछे के कारण क्या रहते हैं, क्या मोटिवेशंस रहते हैं, है ना, अपना पुराना स्थान छोड़ने के लिए। तो ये सारी बातें इस थ्योरी में बताई गई हैं। तो ठीक है, ये दूसरी बात भी सही है और पहली बात भी सही है। जी टेलर द्वारा दिया गया है ये नवनियतिवाद सिद्धांत, और दोनों में फ़र्क भी समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे दोनों बातें सही हो जाएंगी, ये ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है, सही नहीं है बताना है। पोर्ट्स हैं और बताना है, लोकेशन बताना है। ये मैपिंग का क्वेश्चन है। पहला पोर्ट है पोर्ट डायमंड, तो ये कनाडा में तो स्थित है नहीं, ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, पहली बात गलत है। इगारका रूस में स्थित है, याकोहामा जापान में स्थित है, और रोटरडम नीदरलैंड का फेमस पोर्ट है। ठीक है, गलत यहाँ पे ये ऑप्शन है, पोर्ट डायमंड साउथ अफ्रीका। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ मैप, इसको देखिए पॉज करके। इसी का लगा दूंगा, बस एक एक इमेज लगा दूंगा पोर्ट डायमंड की। ठीक है, बाकी फिर 4 इमेज दिक्कत होती है फिर एडिट में। चलिए 11वां क्वेश्चन देखें, कहाँ गया। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनसन को कई बार पूछा है और बहुत बेसिक है। ठीक है, अनसन एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ये कहाँ पे स्थित है, ये चीन में स्थित है। ये चाइना की इंडस्ट्रियल सिटी है। ये जो कैंटन है ये भी चाइना में स्थित है, और वुहान भी, ये तो जान ही रहे होंगे, ये भी चाइना में स्थित है। किनकी चाइना का नहीं है, ये जापान का है। ठीक है, जापान का है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यही पूछा था ना चीन में कौन सा नहीं है, तो किनकी हो गया। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना आयन मंडल में नहीं होती है। सबसे पहले तो जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, इनको जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। कैसे पढ़ते हैं हम लोग, IMST, है ना। टी का मतलब यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर है यानी क्षोभ मंडल है, एस का मतलब स्ट्रेटोस्फीयर है यानी समताप मंडल है, एम से मतलब मीजोस्फीयर है यानी मध्य मंडल है, और आई का मतलब यहाँ पे आइनोस्फीयर है। ठीक है, ये तो 4 हम लोग पढ़ लेते हैं IMST से, और सबसे ऊपर हम लोग फिर एक और इंक्लूड करते हैं ई, है ना, जिसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर, हिंदी में बोलते हैं बहिर्मंडल। तो इस लेयर की एक्टिविटी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आयन मंडल में कौन सी नहीं होती या फिर कौन सी होती है। अगर हम लोग पहली लेयर की बात करें, क्षोभ मंडल की या फिर ट्रोपोस्फीयर की बात करें, तो यहाँ पे तो जो हम लोग पढ़ते रहते हैं कि भाई ये जो मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो सब यहीं पे होती हैं। ठीक है, आयन मंडल में कोई मौसमी घटना तो नहीं होगी। यहाँ पे आयनोमंडल में तो जो पार्टिकल्स रहते हैं ये आयनाइज्ड फॉर्म में हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे कॉस्मिक रेस का। ऑरोरा बोरोलिसिस जो हम लोग पढ़ते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस पढ़ते हैं, ये सारी सारी जो यहाँ पे परिघटनाएं होती हैं ये आयनोस्फीयर में होती हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो ये बहुत सिंपल यहाँ पे आंसर हम लोग का निकल के आता है, मौसम संबंधी घटनाएं चूंकि ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, तो यही सही हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए 13वां देखिए, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, तो सही है। गैंडी ये जो डेजर्ट है ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा नहीं है, मोजाबी साफ साफ दिख रहा है। मोजाबी कहाँ पे पढ़ते हो भाई, मोजाबी USA में पढ़ते हो, है ना, सॉरी क्या लिख दिया, USA। लोकेशन देख रहे हैं कैलिफोर्निया की पतली पतली सी स्ट्रिप है ना, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में, वेस्ट साइड में कैलिफोर्निया खोलिए मैप पे, आपको मोजाबी दिख जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखें 14वां क्वेश्चन, नगर और नदी जल्दी से मिला दीजिए। देखें सबसे पहले तो यही जान लेते हैं पहले कि ये जो नगर है ये है कहाँ पे सिचुएटेड, किसकी कैपिटल है या फिर किसकी सिटी है। बारसा कैपिटल है पोलैंड की, काराकस कैपिटल है वेनेजुएला की, कीव कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैड्रिड है स्पेन की कैपिटल। तो जो सबसे आसान है उसी को पकड़ लीजिए। कीव हम लोग पढ़ते रहते हैं, है ना, कीव नीपर नदी के रिवर बैंक पर स्थित है, तो सी का 4 हो जाएगा। और सी का 4, देखो 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, सी का 4 हो गया यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ABCD करके, सी का हो गया 4। बारसा शहर स्थित है विशुला नदी के बगल में। ठीक है, विशुला हो जाएगा, तो ये ए का हो गया 2। काराकस जो कैपिटल है वेनेजुएला की, इसके इसके पास में कौन सी रिवर है, ये आपको रिवर मिलेगी गुएरे। ठीक है,
बी का हो जाएगा वन। और मैड्रिड स्थित है मंजानारेस, ठीक है, कभी सुने थे इसका नाम, इस रिवर का? क्योंकि मैड्रिड तो कैपिटल है भाई स्पेन की, तो जानना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डी का 3 हो जाएगा। तो ये कोडिंग बनी हम लोगों की 2143, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखें 15वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यही सब पूछा है, आसान आसान से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट और हेलोफाइट। जीरोफाइट किसे बोलते हैं? ये जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं, ये प्लांट्स होते हैं, जीरोफाइट कहलाते हैं, ठीक है। हाइग्रोफाइट, यहाँ पे हाइग्रो से थोड़ा बहुत हम लोग को मॉइस्चर समझ में आता है ना, तो दलदली हम लोग लगा देंगे। हेलोफाइट से क्या समझ में आता है? हेलोफाइट से यहाँ पे सॉल्टी एरिया समझ में आता है, सॉल्टी रीजन समझ में आता है, लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियाँ। तीनों ही सही मैच है, ठीक है, तीनों ही सही मैच है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए कौन सा हो गया, 15 हो गया। 16 देखें, 16 में है बालकस झील कहाँ अवस्थित है? हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे है ना जीएस में, बेकाल झील और बालकस झील। जिसमें से बेकाल के बारे में क्या जानते हैं? ये क्या है, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? ये डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है ना, सबसे गहरी झील कहाँ पे है? ये रसिया में स्थित है। और नियरेस्ट स्थिति अगर जानने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पे फिर साइबेरिया रीजन बोल देते हैं। रसिया की साइबेरिया का जो रीजन है यहाँ पे ये लेक स्थित है। और ठीक से स्थिति जानने की कोशिश करेंगे तो आप रसिया के नीचे कंट्री देखते हैं ना, या फिर चाइना के ऊपर देखते हैं, मंगोलिया। तो मंगोलिया का जो बॉर्डर है यहाँ पे नॉर्थ साइड में रसिया है, ये मंगोलिया है ही नीचे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर से जस्ट नॉर्थ में ये लेक स्थित है। अब आ जाइए बालकस पर। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को जाननी है, ये कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। आप इसको मैप पे देखिए, मैप पे देखेंगे, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए इसको, ये दो हिस्सों में बटी है, ठीक है। खास बात क्या है इस लेक की? वेस्ट वाला जो रीजन है, इस लेक का वेस्ट वाला हिस्सा, इसमें जो पानी भरा है वो मीठा है, और पूर्वी भाग में जो पानी है ये खारा है, ठीक। इवन इसमें 7 नदियाँ गिर रही हैं, 7 नदियाँ इसमें गिर रही हैं, तब भी ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो खारा है। और इसमें 7 नदी में जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है ये इली रिवर माना जाता है। क्वेश्चन में एक बार पूछा गया है कि इली रिवर जो है वो किस लेक से संबंधित है, आपको बालकस लगा देना है। जिस लेक में 7 नदियाँ गिरती हैं तब भी पानी खारा है, मतलब एक हिस्सा तो खारा है ही, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है इस लेक की, ठीक है, हो जाएगा। चलिए 17वां देखें, रॉयल सीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है? साउदर्न सदर्न यहाँ पे एक्सटेंशन पूछा गया है, रॉयल सीमा सदर्न एक्सटेंशन किस पठार का है? ये आसान सा प्रश्न है, तेलंगाना का पठार हो जाएगा, ठीक है। 18वां देखिए, नहर और नदी मिलाइए। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी हम लोग किए हैं। नहर वहाँ ये सॉरी यहाँ पे नहर पूछा गया है, वहाँ पे नगर था। देख लीजिए, सरहिंद एक नहर का नाम है, एडन नहर का नाम है, एनीकट और तिलपाड़ा, हो सकता है कुछ नाम सुने भी ना हो। सरहिंद ये जो कैनाल है ये संबंधित है सतलज नदी से, ठीक है। एडन दामोदर, ये भी सही मैच है, इंपॉर्टेंट है। एनीकट ये कावेरी से संबंधित है, और तिलपाड़ा कैनाल जो है ये मयूराक्षी रिवर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी मैच हैं, चारों मैच हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पॉज करें, ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको देखें, क्योंकि ये कैनाल इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें एडन एनीकट तिलपाड़ा आपने नहीं सुनी हो, मैंने भी नहीं सुनी, एडन मैं भी नहीं जानता था, एनीकट मैं भी नहीं जानता था, सरहिंद तिलपाड़ा आप लोग भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सभी लाइन से मैच हैं। देखें 19 देखें, कथन कारण, भाबर प्रदेश में नदियाँ विलीन हो जाती हैं। अब इनको यार जल्दी से रिकॉल करो, ये जो प्रदेश होते हैं, भाबर होते हैं, खादर होते हैं, ये पढ़ते रहते हो ना, भाबर बांगर और खादर। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन की तलहटी ये है, यहाँ से सटके जो रीजन है इसे बोलते हैं भाबर, ठीक है, भाबर। क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बड़े बड़े रोड़े पत्थर रहते हैं। आप इसके आगे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिर बांगर मिल जाएगा, ठीक है, ये बांगर रीजन मिल जाएगा। और आगे आएंगे अगर यहाँ पे रिवर वैली है, नदी है, तो नदी से सटा हुआ जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं खादर, है ना। नदी से सटा हुआ जो रीजन होता है, जो सबसे उपजाऊ होता है, जो सबसे फर्टाइल होता है, इसे बोलते हैं खादर। ऐसा ही पढ़ते हैं। तो नदियाँ विलीन होने के चांसेस कहाँ हैं? जहाँ पे ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, रोड़े पत्थर हैं, यहाँ पे अगर नदी बहेगी तो वो तो पत्थरों के नीचे से पानी निकल जाएगा, ऊपर पत्थर पत्थर दिखेंगे, तो हम लोग को लगेगा कि यहाँ पे नदी जो है वो विलीन हो जा रही है, ठीक है, दिखेगी नहीं पानी जबकि नीचे से बह रहा है। और कारण में यही लिख रहे हैं, इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्सप्लेन कर रहा है, कर लेंगे। चलिए 19 हो गया। 20 देखें, सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र कहा जाता है? ठीक है, ये जो मिनिएचर सोलर सिस्टम बोला जाता है, जुपिटर को बोला जाता है, क्योंकि भाई जुपिटर के पास सब है, बहुत बड़े बड़े मून्स भी हैं, बहुत छोटे छोटे मून्स भी हैं ना, छोटे साइज के चंद्रमा हैं, बड़े साइज के चंद्रमा हैं। तो एक तरीके से ये मिनिएचर सोलर टाइप का जो एक सिस्टम है ना, ये फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे जुपिटर की बात आई है भाई, तो जुपिटर के जो मून्स हैं, जो सैटेलाइट हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें से हम लोग यूरोपा पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है बृहस्पति का, वो कौन सा है? गैनीमेड, है ना, गैनीमेड। इसके बाद कौन सा पढ़ते हो? सेलेस्टो भी पढ़ते हो, है ना, सेलेस्टो। चलिए भाई 20 क्वेश्चन कीजिए। बाकी कल छुट्टी है, संडे है, तो कल कोशिश करूँगा यार पूरा रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश करूँ, ठीक है। थैंक यू।